अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम। और आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास एक नया चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। तो बेसिकली बच्चों हमने गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के अंदर आप क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास इन गैसियस एक्सचेंज के अंदर आ जाती हैं। जब भी कभी बच्चों हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द गैसियस एक्सचेंज आते रहते हैं कि व्हाट आर गैसियस एक्सचेंज। बहुत सारे बच्चों को ये इश्यूज़ होता है कि व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ये सारी चीज़ों को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता था कि सर बेसिकली प्लांट्स में किस तरीके से रिस्पायरेशन या गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एनिमल में किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसी तरीके से ह्यूमन में किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो गैसियस यूँ समझ लें कि जिसका जो आप यूँ कहते हैं कि जिसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डेवलप्ड है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका रिस्पायरेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को आज की क्लास के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे। याद रहे कि गैसियस एक्सचेंज से आपके एनटीएस में अच्छे खासे जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जब मैं यहाँ पर आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाते वक्त आपके दिमाग में एक बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि आपने गूगल से या फेडरल बोर्ड की बुक से या फिर कुछ गूगल स्कॉलर्स पे देख लीजिएगा, वहाँ कुछ पिक्चर्स होती हैं। नॉर्मली गूगल पे ही आपको इमेजेस मिल जाएंगी, वो इमेजेस आपने जो है वो देखनी है। उन इमेजेस को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होती है, रिस्पायरेशन किस तरीके से ह्यूमन में होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्पायरेशन करवा रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप देख लेंगे तो उससे ये होगा कि मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें और आपकी जो है वो दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं क्या वो मैच कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही तो आप पिक्चर्स से उनको मैच करने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने पढ़ा है। तो इंशाल्लाह उससे आपको जो है चीज़ें और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो बेसिकली बच्चों जो बात समझाने वाली है वो क्या है, वो हमारे पास है ये कि हमारे पास आता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ अबाउट द गैसियस एक्सचेंज कि व्हाट डू यू मीन बाय गैसियस एक्सचेंज। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बात लिख दी बच्चों, क्या मैंने लिख दिया गैसियस एक्सचेंज। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप लोगों को इस हवाले से ये बात बताते हुए कि भाई व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन में बताया जाता है कि भाई बेसिक हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको आप किसका नाम देते हैं, इसको आप नाम दे रहे होता है गैसियस एक्सचेंज का, कि जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज हो रही हैं। यानी आपने क्या कहा कि बेसिकली एक मीडियम है, उस मीडियम से गैसेस जो होती हैं बच्चों वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। उसको हम किसका नाम दे रहे होते हैं, उसको बेसिकली हम गैसियस एक्सचेंज का नाम दे रहे होते हैं। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ यानी मैंने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, इनके दरमियान जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये बेसिकली हमारे पास गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से और एनवायरनमेंट ऑक्सीजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं बच्चों। इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। तो ये वाली बात तो हमने डिस्कस की कि दिस इज़ कॉल्ड द गैसियस एक्सचेंज। इन तमाम गैसियस एक्सचेंज के बाद फिर क्या हमारे पास पॉइंट आता है बच्चों, ज़रा समझिएगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों व्हाट इज़ रिस्पायरेशन,
तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन में बताया जाता है कि बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको किसका नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है रिस्पायरेशन का। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि भाई ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये जो फूड है बच्चों, ये फूड दो तरीके से ब्रेक डाउन होता है। एक होता है एरोबिकली ब्रेक डाउन हो रहा है, और एक ब्रेक डाउन हो रहा है बच्चों एनएरोबिकली। एरोबिकली ब्रेक डाउन हो रहा है और एक एनारोबिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। एरोबिकली ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एरोबिक। एनारोबिक क्या होता है बच्चों? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एक मिनट रुकिएगा बच्चों को। चलिए, तो यहाँ हो गया एरोबिक और दूसरा हो गया क्या बच्चों? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक का मतलब क्या है? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर मैं यहाँ बेसिकली बात करता हूँ किसकी? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एरोबिक रिस्पायरेशन की। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों? आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास मौजूद है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो बन जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है बच्चों? वाटर, और एनर्जी लिबरेट आउट होती है। डिपेंड करता है कितनी एनर्जी लिबरेट आउट हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अभी कि भाई अभी हमने क्या पढ़ा था? बायोजेटिक्स। उसमें मैंने ये बताया था कि तकरीबन एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से 36 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। वो सब अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, आप जो भी इसको जिस हिसाब से देखना चाहें। तो यहाँ पर जो बात समझाई गई वो ये थी कि हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना और एनर्जी लिबरेट आउट हो गई। ये जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। आप सब ये बात जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो जब भी कभी ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी हाइड्रोकार्बन की कंबस्चन होती है, सही है, याद रखिएगा। कंबस्चन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करना या बर्न करना। तो केमिस्ट्री वाले बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये हमने बात कर ली किसकी बच्चों? ये हमने बात की है एरोबिक रिस्पायरेशन की। दोबारा समझा रहा हूँ, व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन? मैंने कहा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी लिबरेट आउट होती है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली ग्लूकोज है, और वो ग्लूकोज यानी वो हाइड्रोकार्बन जब कंबस्चन होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो बेसिकली हमारे पास एरोबिक ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट आउट कराता है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी? एनएरोबिक की। देखें बच्चों, जब भी कभी हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो इस एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते वक्त क्या बातें बताई गई ज़रा समझिएगा। मैंने कहा एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है कि ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हुआ तो ये बन जाता है बच्चों, या तो ये बनाएगा एसिड या तो ये बनाएगा अल्कोहल, सही है। ये जो एसिड बनाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बन रहा है बच्चों तो ये एसिड हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड।
अल्कोहल बन रहा है तो इथाइल अल्कोहल कॉमनली बनता है, बाकी केमिस्ट्री वाले आपको ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे कि कौन सा अल्कोहल बनता है। मेरा काम था अल्कोहल बताना आपको, सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक सॉरी। और बेसिकली अगर लैक्टिक एसिड है तो ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जा रहा है और कॉज क्या कर रहा है बच्चों, फटीग। ठीक है ना, ये कॉज कर रहा है क्या, ये बेसिकली आपको कॉज कर रहा है फटीग। जैसे ही बच्चों ये फटीग कॉज कर रहा है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है लैक्टिक एसिड बना रही है, ये फटीग कॉज कर रहा है। इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है ना, इसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी दे रहे हैं। तो ये हो गया एरोबिक और दूसरा क्या हो गया, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा क्या सर आसान अल्फाज में इसको ग्लाइकोलिसिस कह सकते हैं? यस, ग्लूकोज ही तो टूट रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये रिस्पायरेशन की बात आ गई। रिस्पायरेशन के बाद हम ये बात कहते हैं कि एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है कि भाई बेसिकली ये कहते हैं कि ये, इसको आप कह देते हैं कि भाई सीक्वेंस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सीक्वेंस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको किसका नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है ब्रीदिंग का। और इस ब्रीदिंग के हवाले से एक पॉइंट मैं आपको और समझाता चलूँ। जैसे ही बच्चों यहाँ आपने ब्रीदिंग की बात की तो ब्रीदिंग हमारे पास दो स्टेप्स के थ्रू हो गई ना। एक हो गया इनहेलेशन और दूसरा आ गया बच्चों एक्सहेलेशन। तो फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बच्चों? इनहेलेशन की डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि इनटेक ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन की डेफिनेशन में बताया जाता है कि भाई एक्सटेक ऑफ एयर। तो फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन, ये हमने बात की। इसी को समझाते वक्त अगर मैं एक चीज़ बच्चों आपके सामने और रख रहा हूँ, वो क्या है? वो है ये कि जब हमने ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात की है तो बेसिकली हमारे पास इनहेलेशन में इनटेक ऑफ एयर हो रही है। ठीक है, अब इस एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? इस एयर के अंदर आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास आ जाता है कुछ वेपर्स, आपके पास आ जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन, आपके पास आ जाता है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये सारे हमारे पास क्या हैं बच्चों? ये हमारे पास इनटेक ऑफ एयर कहलाता है, एयर इनटेक हो रही है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्सटेक ऑफ एयर की, तो एक्सटेक ऑफ एयर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्म में, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, कुछ रिटेन क्या रह रहा है बच्चों? रिटेन रह रहा है ऑक्सीजन। सही है, समझ आई बात? और ये जो ऑक्सीजन रिटेन रह रहा है, ये ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये फूड को ब्रेक डाउन करवा रहा है। तो ये हमने किसकी बात की बच्चों? ये हमने बेसिकली ब्रीदिंग की बात की कि ये हमारे पास ब्रीदिंग का फिनोमेना होता है। ये मैकेनिज़्म सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया ब्रीदिंग के अंदर। अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से गैसें एक्सचेंज होती, तो अगर मैं बच्चों यहाँ बात करूँ रिक्वायरमेंट्स की, जो बच्चों इन रिक्वायरमेंट्स की बात करते वक्त क्या बताया जाता है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, जब भी कभी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं
तो रिक्वायरमेंट्स की बात करते वक्त ज़रा समझिएगा, ये होता है, मैं कह रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट सबसे पहली होती है बच्चों वेट या कहते हैं मॉइस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस, वेट और मॉइस्ट रेस्पिरेटरी सरफेस, ये बात हो गई पहले। दूसरी बात, जो हमने कहा इसके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो वेट होनी चाहिए या मॉइस्ट होनी चाहिए, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात इसमें ये बताई गई बच्चों कि इसकी जो है परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल यानी कि एक्सचेंज कर सके सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह। तीसरी चीज़, जब ये परमिएबल होगी, जब ये वेट होगी, तो इससे फ़ायदा क्या है, बेसिक जो समझाने वाली बात है, इससे फ़ायदा क्या है। इससे बेसिकली बच्चों फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मैंने कह दिया कि ये परमिएबल है, एक्सचेंज हो सकती है, तो इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है। का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, किससे, इनके वॉल्यूम से, यानी कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया हो गया बच्चों उतनी ज़्यादा क्या होंगी, एक्सचेंज, ठीक है। हमने कह दिया कि एक्सचेंज ऑफ एयर कह दो या गैसेस कह दो, ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया से, कहीं से भी हो जाएगी, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी या यहाँ से हो जाएगी। और जितना छोटा सरफेस एरिया होगा एक्सचेंज उतना कम होगा। इसकी मिसाल मैं बच्चों को ऐसे देता हूँ कि जैसे कि आप लोग अपने घर में कपड़े सुखाते हो, तो या कपड़े सुखाते हो तो कपड़े क्या फोल्ड करके अलगनी के ऊपर डालते हो, नहीं ना, आप उसको फैलाते हो। जब आप फैलाओगे तो एक्सचेंज होगा, एयर पास होगी, पतला हो जाएगा कपड़ा। जब वो पतला हो जाता है तो एक्सचेंज बड़े अच्छे तरीके से होता है। तो ये जो तमाम बातें हैं बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बता दी कि दीज आर द रिक्वायरमेंट, जिसमें कहा गया कि वेट और मॉइस्ट होनी चाहिए, परमिएबल और एक्सचेंज होनी चाहिए, इसमें लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होना चाहिए इसमें। यहाँ तक समझ आ रही है बात आपकी? ये तो चलें बच्चों, हमने बात कर ली बेसिक एस्पेक्ट्स की। इसके बाद कुछ आगे की बातों को डिस्कस करते हैं। मैं ये बोर्ड में डालूँ तो आगे करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली है ये कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे ही बच्चों हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर किस तरह का गैसेस एक्सचेंज है, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ज़रा बताता चलूँ। बेसिकली अगर मैं गैसेस एक्सचेंज कहूँ तो ये कहते वक्त पहले मैं आपको ये बात ज़रूर समझाऊँगा कि जो होती थी ट्रांसपायरेशन, सही है, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों देखो, जैसे ही मैं ट्रांसपायरेशन की बात करता हूँ तो ट्रांसपायरेशन की बात करते वक्त ये बताया गया कि रिमूवल ऑफ
water from aerial part of plant is called transpiration. Removal of water from aerial part of plant is called transpiration. तो आपने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन तो ये बता दी कि वाटर का रिमूवल कहाँ से, एरियल पार्ट से। इसको नाम दिया जाता है क्या, इसको नाम दिया जाता है ट्रांसपायरेशन का। अच्छा, ट्रांसपायरेशन की टाइप्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते थे तो टाइप्स को डिस्कस करते वक्त हम कहते थे पहली टाइप होती थी दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटल, दूसरी टाइप होती थी दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिक्यूलर, तीसरी टाइप होती थी दैट इज़ कॉल्ड लेंटिक्यूलर। सही है, ये टाइप होती थी ना, हमने पहले एक दफ़ा पढ़ा था ये सब। सही, हम बचपन से पढ़ते आते हैं सब। स्टोमेटल क्या होता था, क्या आपको पता है कि लीफ के सरफेस के ऊपर यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होता था, दैट इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, दैट आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होती थी। तो गैसेस जो एक्सचेंज होंगी वो भी कहाँ से होंगी, स्टोमेटा से। क्यूटिकल क्या होती है, आप सब ये बात जानते हैं कि ये लीफ है और लीफ के सरफेस के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होती है बच्चों। ये जो वैक्सी कवरिंग होती है इसको नाम दिया जाता है क्यूटिकल का। तो क्यूटिकल के ज़रिए एक्सचेंज हो रहा है। तीसरी बात आती है लेंटिकल्स की। लेंटिकल्स क्या होते हैं बच्चों, आपने कहा कि भाई पोर्स इन स्टेम, स्टेम के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, जो ट्रांसपायरेशन हो रही है बच्चों वो वहाँ से हो रही होती है, तो ये हमारे पास लेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अक्सर और बेशतर क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती या इशू होता है, जिसकी वजह से बेसिकली या हॉट एंड ड्राई डेज चल रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसीज, ठीक है, या आप बेसिक यूँ कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी। तो उसमें क्या होता है बच्चों, प्लांट एक प्रोसेस स्टार्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन? ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, प्लांट ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पहली बात तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, ज़रा यहाँ बात गौर से सुनिएगा। फोटो रिस्पायरेशन को रोकते हुए पहले मैं आपको सब हेडिंग में एक चीज़ समझाऊँ, आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ऑल्दो अभी पिछली वीडियोस के अंदर जिसमें हमने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा, उसमें मैं डिटेल फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको समझा और बता चुका हूँ कि आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, इस फोटोसिंथेसिस के हवाले से ये बात बताई जाती है कि भाई ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है। इस फोटोसिंथेसिस के हवाले से ये बताया गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है वाटर के साथ, तो इसके कॉम्बिनेशन के नतीजे में बन जाता है C6H12O6, और फिर क्या लिबरेट आउट होती है, ऑक्सीजन, और फिर क्या बनती है बच्चों, एनर्जी। तो बेसिक यही सारी बातें हैं ना। ये हमने कहा कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से, और ये कहाँ पर होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये दो बातें मैंने लिख दी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर हो रहा होता है। ये वाली बात तो क्लियर है। इसी के बाद एक चीज़ बच्चों मैं आपको और समझाता हूँ, वो क्या है, वो है ये
कि जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करा है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बन गया ग्लूकोज। जैसे ही बच्चों ये ग्लूकोज बना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी बन जाती है। जैसे ही बच्चों ये एनर्जी बनती है, तो अगर मिसाल है कि एक प्लांट है जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ग्रो कर रहा है, तो पहले ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा फोटो रेस्पायरेशन के ज़रिए। ये करता क्या है बच्चों कि एक कंपाउंड होता था, आपने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड राइबोलोज बाइफॉस्फेट। याद है आप लोगों को? याद तो हो गई। राइबोलोज बाइफॉस्फेट ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है ना? जैसे ही बच्चों फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड और बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो मैंने ये बात की कि जैसे ही अब मैं बात करता हूँ किसकी बच्चों? फॉस्फोग्लाइकोलेट की, तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ये ब्रेक डाउन होता है सीरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट आउट होता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? उस एंजाइम का नाम है बच्चों रूबिस्को। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट निकला है, ये कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस में। और फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। समझ रहे हो बच्चों आप लोग बात को मेरी? ये बन जाएगा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब ये ग्लूकोज बन गया ना बच्चों, अब क्या होगा? जैसे ही ये ग्लूकोज बना, तो इस ग्लूकोज की प्रेजेंस में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ज़रा समझिएगा। मैंने ये कहा जैसे ही बच्चों ग्लूकोज बना है, तो ये ग्लूकोज से एनर्जी बन जाएगी एक्चुअली। ठीक है ना? और फिर आगे जाके ये सारा मैकेनिज़्म चलता है। तो जब मैंने बच्चों यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट को सीरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन किया, ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं या वेस्ट प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर एटीपी जो बनती है बच्चों वो ज़ीरो बनती है। ठीक है, इसके अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है वो बिल्कुल ज़ीरो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, रूबिस्को की ख़ास बात, जो रूबिस्को होता है ना, ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक कार्बो ऑक्सीजनेस, पहला कार्बो ऑक्सीजनेस का कार्बो ऑक्सीजनेस कह रहा हूँ, कार्बो ऑक्सीलेज। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई बच्चों कि जो रूबिस्को है ये कार्बो ऑक्सीलेज के तौर पे काम करता है या ऑक्सीजनेस के तौर पे काम कर रहा होता है, ये चक्कर है, दोनों के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बात समझाने वाली थी वो ये थी कि फोटो रिस्पायरेशन को वेस्ट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है या वेस्ट प्रोसेस क्यों कहा जाता है। प्रोडक्ट तो नहीं, प्रोसेस कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन के अंदर जो एटीपी बनती है वो ज़ीरो होती है, वो किसी काम की नहीं है, कोई एटीपी प्रोडक्शन इसके अंदर मौजूद नहीं हो रही। ये जो सारी बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी बच्चों, ये फ़ोटो रिस्पायरेशन के हवाले से है। तो एक चीज़, अच्छा, बच्चों का ना अक्सर सवाल आता है कि सर वो हमने होम्योस्टेसिस का जब चैप्टर पढ़ा था, तो इस होम्योस्टेसिस के चैप्टर में पढ़ते वक्त हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि भाई जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को, थोड़ा सा मेरे पास जगह बची है तो मैं बता देता हूँ क्योंकि फिर एनिमल मैं स्टार्ट करूँगा। आपने ये बोला था कि हमने डिस्कस किया था ट्रांसपायरेशन, और एक हमने डिस्कस किया था बच्चों गटेशन। ठीक है ना, हमने ये दो प्रोसेसेस को डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन एंड सेकंड इज़ कॉल्ड द गटेशन। तो ट्रांसपायरेशन और गटेशन में फ़र्क क्या था बच्चों? याद रखिएगा कि जो ट्रांसपायरेशन हो रही थी वो वेपर्स फॉर्म में हो रही थी,
जो गटेशन हो रही थी वो लिक्विडिफाइड फॉर्म में हो रही थी। ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। गटेशन जो होता है बच्चों वो बेसिकली हाइडाथोड्स के ज़रिए होता है। बच्चों के बहुत सारे सवाल थे, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दें। स्टोमेटा जो है सराउंड होता है गार्ड सेल से, ये सराउंड नहीं होता गार्ड सेल से, ठीक है, ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा। और यहाँ बात ये रखिएगा, स्टोमेटा जो है वो हाइपोडर्मिस पे मौजूद होता है लीफ के, ठीक है। और जो ये गटेशन में हाइडाथोड्स होते हैं बच्चों, ये टिप या फिर मार्जिन्स पर मौजूद होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों के? तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझा दिया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये कहानी किसकी हो गई बच्चों? ये सब का सब प्रोसेस बेसिकली हमने ट्रांसपायरेशन और गटेशन के बारे में डिस्कस और डिटेल डिस्कशन कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं बच्चों। बाकी जो है आगे की चीज़ें, रिस्पायरेशन इन एनिमल, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।